इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ पढ़ेंगे। प्रीवियस की 2 वीडियोस में हमने एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ का बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सभी चीज़ें डिस्कस की हैं। एंटीबॉडीज़ हमारी वाई शेप्ड की स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें कुछ वेरिएबल रीजन होते हैं, कुछ कांस्टेंट रीजन होते हैं और जितने भी तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जो सब में कॉमन होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रीवियस के पार्ट अगर आपसे मिस हो गए हैं तो उन पार्ट को डेफिनेटली देख ले, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। दोनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पार्ट को मिला के ये जो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो को भी मिला के आप एक मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी का। इम्यूनोलॉजी एक में सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एंटीबॉडीज़ का, तो एंटीबॉडीज़ आपकी टोटली कवर हो जाएंगी ये टॉपिक पढ़ने के बाद। तो हम देखते हैं, मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि 5 तरह की एंटीबॉडीज़ हम पढ़ेंगे और उन 5 तरह की एंटीबॉडीज़ का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है वो कॉमन होता है। उन सभी एंटीबॉडीज़ में स्लाइटली डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो डिफरेंसेस भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कौन सी एंटीबॉडी का क्या फंक्शन होता है, क्या स्पेसिफिक रोल होता है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं IgG से। IG का क्या मतलब होता है ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, इस वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन्स को शॉर्ट में IG लिखा जाता है। और ये प्रोटीन्स होती हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं, तो इसी वजह से प्रोटीन का साइंटिफिक टर्म ग्लोबुलिन्स कहा जाता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम की प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो IgG ये 70 to 75% सभी ह्यूमंस में पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कॉमन क्लास है IG का, यानी सबसे एंटीबॉडीज़ का सबसे कॉमन क्लास है। ये प्रेजेंट होती है लार्जेस्ट अमाउंट में ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड में, यानी बाकी जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं उन सभी एंटीबॉडीज़ में से ये एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा मात्रा में एबेंडेंट फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। Each IgG molecule consists of basic 4 immunoglobulin chain, मीन्स जो IgG का बेसिक सा स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, इसमें 4 बेसिक चेन हमें देखने को मिलती हैं। 2 आइडेंटिकल H चेन्स, H क्या है, हैवी चेन्स, जो कि हम बेसिक से स्ट्रक्चर में प्रीवियस पार्ट्स में भी पढ़ चुके हैं कि एक नॉर्मल एंटीबॉडी में 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होती हैं, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होती हैं, ठीक है। तो आइडेंटिकल हैवी चेन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और आइडेंटिकल लाइट चेन को हम लाइट से L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिकल इस वजह से दोनों साइड सेम होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। देन दस कैरीज 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट। प्रीवियस वीडियो में हमने एंटीजन बाइंडिंग साइट्स भी देखी थी कि कोई बाहर से जब एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी में वो कौन सी जगह पे बाइंड होता है। एंटीबॉडी तो वाई शेप की होती है, तो पूरी ही उसकी वाई शेप के स्ट्रक्चर में एंटीजन कहाँ पे बाइंड होता है, तो वो जो जगह होती है जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड होगा उसी को हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। और ये नॉर्मली 2 होती है आइडेंटिकल, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ठीक है। देन देयर आर 4 सब क्लासेस ऑफ IG। अब IG एंटीबॉडी की भी 4 सब क्लासेस होती हैं विच विद माइनर डिफरेंसेस इन इट्स H चेन। उसमें भी जो उनकी सब क्लासेस हैं उसमें डिफरेंसेस कहाँ पे आता है, H चेन में, यानी हैवी चेन में आता है। बट विद डिफरेंसेस इन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज IgG इज़ द ओनली क्लास ऑफ एंटीबॉडी विच इज़ कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें जनरल बायो या जनरल साइंस पूछी जाती है, या आपका BSc या MSc का कोई भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोट्स में तो आप मेंशन करेंगे ही कि जो IG एंटीबॉडी होती है सिर्फ ये इकलौती एंटीबॉडी होती है सभी एंटीबॉडीज़ में से कि इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है, ये पावर होती है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं। IgM है ये सेकेंड एंटीबॉडी IgM। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स मेड बाय बी सेल्स एज दे मैच्योर। अब जब बी सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं और वो जो पहली एंटीबॉडी बनाते हैं वो IgM ही होती है, ठीक है। तो अब ये बी सेल्स क्या होते हैं, टी सेल्स क्या होते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्रीवियस पार्ट आप दोबारा से देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा बताया था आपको, पूरा मैकेनिज़्म कि एंटीबॉडीज़ कैसे
बनती हैं, कौन बनाता है, ये सभी चीज़ें। इट इज़ अ फॉर्म मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट एज एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल्स। बी सेल्स के ऊपर एंटीजन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये IgM उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली हैं। व्हेन IgM इज सिक्रीटेड फ्रॉम सेल्स, 5 ऑफ द बेसिक वाई शेप्ड यूनिट्स बिकम जॉइंट टुगेदर टू मेक अ लार्ज पेंटामर। अब IgM एंटीबॉडी की जब बात हो रही है तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी बी सेल IgM को सिक्रीट करते हैं, इस एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं, तो वो इस एंटीबॉडी की 5 बेसिक यूनिट को सिक्रीट करते हैं और यही 5 वाई शेप्ड की जो बेसिक यूनिट है वो आपस में ऐसे करके जॉइंट हो जाती हैं और एक स्टार शेप्ड का स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे हम पेंटामर कहते हैं। तो अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं उनमें से पेंटामर शेप किसका होता है, तो IgM का होता है। और सबसे एबेंडेंट एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgG होती है, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। और बी सेल सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनाती है, IgM ही बनाती हैं। तो यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट और एक्यूरेट नोट्स ही मैंने ले रखे हैं, इनको आप नोट्स में भी लिखिए और याद भी रखिएगा। देन आगे देखते हैं लार्ज पेंटामर मॉलिक्यूल विथ 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, ये कॉमन सेंस है कि जब हमने एक एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा था तो उसके पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट थी, ठीक है। वाई शेप्ड की एंटीबॉडी होती है ना, तो एंटीबॉडी में जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करेगा वो साइट एंटीजन बाइंडिंग साइट 2 थी। अभी हम प्रीवियस पढ़ के आ रहे हैं IgG में, ठीक है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो यहाँ पे जब हमारी 5 हो चुकी हैं वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, 5 यूनिट हो चुकी हैं, तो 5 यूनिट का अगर आप काउंट करेंगे तो सब में 2-2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी, तो टोटल कितनी हो गई, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हो जाएंगी। ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी एंटीबॉडी में 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाई जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा IgM। तो ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। व्हेन दिस IgM अटैचमेंट अकर्स इट कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एग्लूटिनेट और क्लम्प टुगेदर। जब IgM के सामना किसी भी एंटीजन से होता है तो ये एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्लूटिनेट करा देती है, यानी उसकी क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं IgA के बारे में। IgA इज़ द मेन क्लास ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन मैनी बॉडी सिक्रीशंस इंक्लूडिंग द टीयर, सलाइवा, रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशंस एंड द कोलेस्ट्रम। अब जो IgA एंटीबॉडी है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एंटीबॉडी का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये जो IgA है ये मेन क्लास है एंटीबॉडी की, जो कि हर बॉडी सिक्रीशन में पाई जाती है, ठीक है। इसका भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी होती है जो कि बॉडी सिक्रीशंस में पाई गई है। तो टीयर्स हैं आपके आंसुओं में, सलाइवा में आपके रेस्पिरेटरी जो म्यूकस होता है, इंटेस्टिनल के जो सिक्रीशंस होते हैं, या जो कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसका जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो उसका स्टार्टिंग मिल्क होता है, वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, येलोविश होता है, और उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है ना आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो वो जो मिल्क होता है, इतना थिक मिल्क होता है, उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। और उसमें IgA यानी IgA एंटीबॉडी बहुत ही भारी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी को मदर का ही जो मिल्क है वो फीड कराना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। देन वेरी लिटिल IgA इज़ प्रेजेंट इन द सेरम। और जो ब्लड होता है, ब्लड का एक कॉम्पोनेंट हमारा सेरम भी होता है, उसमें भी थोड़े अमाउंट में IgA प्रेजेंट होती है। IgA इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स लोकेटेड इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन में बी सेल्स लोकेटेड होती हैं वो IgA एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। IgA इज़ अ डाइमर IG। Two molecules of Ig are joined together and associated with a special protein that enables the newly formed IgA molecule to be secreted across epithelial cells। अब यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा था कि पेंटामर स्ट्रक्चर किसका होता है, IgM एंटीबॉडी का होता है। वैसे ही क्वेश्चन में आ सकता है कि डाइमर स्ट्रक्चर किसका होता है। डाइमर यानी 2 एंटीबॉडीज़ यहाँ पे ज्वाइन होंगी। जैसे अभी हमने 5 एंटीबॉडीज़ पढ़ी थी IgM में, वैसे ही IgA का आप याद रखेंगे कि ये डाइमर स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 एंटीबॉडीज़ इसमें आपस में जॉइंड होती हैं और तब ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। देन IgA इज सिक्रीटेड बाय द बॉडी डेली देन अवे एनी अदर क्लास ऑफ एंटीबॉडी, और इसका एक स्पेसिफिक रोल ये है कि सभी एंटीबॉडीज़ के कंपैरिजन में IgA सबसे ज़्यादा सिक्रीट होती है। यानी अब दोनों में डिफरेंस आप समझिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हमने IgG में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा एबेंडेंट मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में IgG रिलीज़ होती है। ठीक है, तो वो बात तो ठीक है, जब एक बार में रिलीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में, इतने ह्यूज अमाउंट में IgG एंटीबॉडी ही रिलीज़ होती है। मान लीजिए सभी एंटीबॉडीज़ 10 या 20 इस तरह रिलीज़ होती हैं, तो IgG जो होती है वो इकट्ठा 80 या 100 रिलीज़ होती है। ठीक है, आप कंपेयर कर पा रहे हैं ना, इतना ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे जो IgA के बारे में कहा जा रहा है, ये अमाउंट या नंबर के स्पेसिफिक रीजन पे नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पर डे बेसिस पे। यानी अब जैसे ये आपकी बॉडी सिक्रीशंस में पाई जाती है, तो आपके टीयर्स हैं, आपका सलाइवा है, ये सभी चीज़ें डेली बेसिस पे बहुत सिक्रीट होती है आपकी बॉडी से। आपका स्वेट है, पसीना है, तो इन सभी में होती, ज़्यादातर सिक्रीट होती रहती हैं। तो बाकी एंटीबॉडीज़ के कंपैरिजन में ये ज़्यादा मात्रा में, मात्रा नहीं कहना सही रहेगा, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिलीज़ होती है। ठीक है, जैसे कोई एंटीजन आया तभी कोई एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होगी ना, लेकिन उसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंटली सिक्रीट होती है। तो ये डिफरेंस था इसमें। ठीक है, IgD की बात करें तो IgD मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मोस्ट बट नॉट ऑल द बी सेल्स अर्ली इन देयर डेवलपमेंटल, बट लिटिल IgD इज एवर रिलीज्ड इन सर्कुलेशन। इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट फंक्शन ऑफ IgD परफॉर्म्स। अब IgD एंटीबॉडी के बारे में बात करें तो ये ज़्यादातर बी सेल्स के सरफेस पे पाई जाती है IgD एंटीबॉडी, लेकिन सब बी सेल्स के ऊपर नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे ऑल हम नहीं लिख सकते, लेकिन मोस्टली जो क्या होता है, बी सेल्स के स्ट्रक्चर यानी उनके सरफेस पे, बाहरी सरफेस पे पाई जाती है, पर हर बी सेल्स के ऊपर नहीं पाई जाती। अर्ली इन देयर डेवलपमेंटल स्टेज, यानी जब उनका मैच्योरेशन हो रहा होता है, जब बी सेल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होकर बड़ी हो रही होती, तब पाया जाता है। ठीक है, बट लिटिल IgD एंटीबॉडी जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी पाई जाती है। अभी इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन क्लियर नहीं है, तो मुझे स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे मैंने इसका मेंशन नहीं किया है। IgE एंटीबॉडी की बात करें, इट इज़ प्रेजेंट in low concentration. Each molecule of IgG consists of one 4-chain unit and so has 2 antigen binding site. Like IgG molecule, each of H chain has extra constant domain which confers on. अब IgE की बात करें अगर, तो ये बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में, बहुत ही 0.8% में ये रिलीज़ होती है, मतलब सभी कंपैरिजन में सबसे कम मात्रा में ये रिलीज़ होती है। बाकी इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक सा जो IgG का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही इनका भी स्ट्रक्चर देखा गया है। देन IgG has the special property of binding to surface of basophils and mast cell. अब हमारी बॉडी में जो हमने WBCs की बात करी थी, तो WBCs हमारी बॉडी में कई प्रकार की होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, मास्ट सेल होती हैं, इओसिनोफिल्स होती हैं, कई तरीके की होती हैं। तो इनके पास IgE एंटीबॉडी के पास ये स्पेशल कैपेबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ये बेसोफिल और मास्ट सेल WBC के साथ बाइंड कर सकती हैं, और बाइंड करने के बाद एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं जो कि बहुत ही आसानी से सामने आने वाले एंटीजन को किल कर सकता है। व्हेन एंटीजन बाइंड टू दीज अटैच IgG मॉलिक्यूल, द सेल इज स्टिमुलेटेड टू रिलीज केमिकल्स सच एज हिस्टामीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द एलर्जिक रिएक्शंस, एंड IgE एंटीबॉडीज ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। अब क्या होता है, जब ये IgE एंटीबॉडी किसी भी WBC यानी बेसोफिल या मास्ट सेल के साथ कंबाइन हो जाती है या बाइंड हो जाती है, क्योंकि इसके पास ही कैपेसिटी है, तो बाइंड होने के बाद ये बहुत ही ह्यूज कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और जब भी बाहर से कोई एंटीजन आता है और इसके कांटेक्ट में आता है या इससे जो है अटैच होता है, किससे अटैच होता है, इस कॉम्प्लेक्स से जिसकी हम बात कर रहे हैं IgE और बेसोफिल की, तो क्या होता है, ये सेल स्टिमुलेट हो जाता है और कुछ केमिकल सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। बेसिक सा केमिकल है जो आपको याद रखना है, इसका नाम है हिस्टामीन, और ये हिस्टामीन जब हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो हमारी बॉडी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी शो करने लगती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई सर्टन बैक्टीरिया या एंटीजन घुस गया है। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस आती हैं जो कि सिम्टम का काम करती हैं। इन्हीं सिम्टम्स को देख के जान पाते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ है, और ये अपना काम भी करती रहती हैं। ठीक है, इनको सराउंड करके ये केमिकल्स किल कर देते हैं एंटीजन को।
फिर IgG एंटीबॉडी जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या होते हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स भी तो होते हैं। तो पैरासाइट्स अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उन पैरासाइट से कौन लड़ेगा, IgE एंटीबॉडी सबसे पहले उनसे लड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये IgA डाइमर फॉर्म में मैंने बताया था ना कि ये डाइमर होता है, तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए IgA का। IgA में वाई शेप की एंटीबॉडी इधर होती है और इधर होती है, दो ज्वाइन होती हैं, इसीलिए IgA के स्ट्रक्चर को हम डाइमर कहते हैं। यहाँ पे दो एंटीबॉडी J चेन के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देख लीजिए IgM वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रक्चर सिर्फ अलग थे, बाकी तो सभी एंटीबॉडीज़ का बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो सब कॉमन है अपने आप में, बस सबका फंक्शन अलग अलग है, बाकी उनका स्ट्रक्चर कॉमन ही है। ठीक है, तो IgA है वो डाइमर फॉर्म में है, दो एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो J चेन से लिंक्ड होता है। यहाँ पे IgM है जो पेंटामर फॉर्म में है, 5 एंटीबॉडीज़ की सब यूनिट यहाँ पे लिंक्ड होती हैं और ये भी J चेन से यहाँ पे लिंक्ड होती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी आप थोड़ा सा अच्छा और ब्यूटीफुल क्लियर बनाइएगा। मैंने ये बहुत ही जल्दी बनाया था एग्ज़ाम टाइम में ही, तो वही मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, ये आप दोबारा से अच्छे से ये डायग्राम बना लीजिएगा। एग्ज़ाम में ये डायग्राम आप ज़रूर रिप्रेजेंट करिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये था एंटीबॉडीज़ के टाइप्स के बारे में। प्रीवियस भी वीडियोस आप देख लीजिए जिसमें मैंने एंटीजन भी आपको बताया है। अभी रिसेंटली मैंने वैक्सीनेशन पे भी वीडियो अपलोड करी थी, तो वैक्सीनेशन भी आपका इम्यूनोलॉजी का ही पार्ट है, तो उसमें आप समझ सकते हैं वैक्सीन क्या होता है, इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है, तो वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। और कोई टॉपिक है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।